नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल के ईडी को लेकर किए बड़े दावे की, गृह मंत्री अमित शाह की बढ़ती मुश्किलों की। देखेंगे यूपी विधानसभा में रोके योगी के बिल को, बिहार में जेडीयू सांसद के एनडीए पर लगाए आरोपों को, एक साल बाद मणिपुर में आए शांति प्रस्ताव को, जानेंगे कैसे ट्रंप अपने ही बयान से फंसे मुश्किल में, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ओलंपिक हॉकी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराया। ओलंपिक में 52 साल बाद भारत से हारा है ऑस्ट्रेलिया। ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा भारत। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरे सिस्टम पर भी उठाए सवाल। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे की सीबीआई को सौंपी जांच। दिल्ली पुलिस को जमकर लगाई फटकार। प्रज्वल रेवन्ना महिला शोषण मामले में एफएसएल रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा। आपत्तिजनक वीडियो असली, छेड़छाड़ नहीं हुई है। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 885 अंकों की गिरावट के साथ 80,981 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 293 अंकों की गिरावट के साथ 24,717 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। विपक्षी दल लंबे वक्त से मोदी सरकार पर ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगा रहे हैं। चाहे वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो या झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की। विपक्ष ने कड़े स्वर में विरोध करते हुए मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार विपक्षी दलों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। और अब इसे लेकर एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। खुद राहुल गांधी ने ईडी को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसे लेकर चर्चाएं अब तेज हैं। एक बार फिर ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का मुद्दा चर्चा में है। इस बार केंद्रीय एजेंसियां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर कार्रवाई को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए बड़ा दावा किया है। उन्होंने लिखा कि जाहिर है 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि मेरे खिलाफ छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। मैं ईडी अधिकारियों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूँ। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। राहुल की इस ट्वीट ने सनसनी मचा दी है। ईडी और मोदी सरकार सवालों के घेरे में नजर आ रहे हैं। बता दें कि संसद में बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने बजट को महाभारत के चक्रव्यूह से जोड़ा था। उन्होंने कहा कि जैसे महाभारत में 6 लोगों ने मिलकर चक्रव्यूह रचा था अभिमन्यु को फंसाने के लिए, ठीक वैसे ही 6 लोगों का एक ग्रुप पूरे देश को चक्रव्यूह में फंसा रहा है। ये 6 लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजित डोभाल, अडानी और अंबानी हैं। राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि चक्रव्यूह का दूसरा नाम है पद्मव्यूह, जो कमल के फूल के शेप में होता है। इसके अंदर डर और हिंसा होती है। राहुल के बयान का असर ये हुआ कि संसद में एक बार फिर उनके भाषण पर कैंची चला दी गई। और अब कांग्रेस सांसद ने केंद्रीय एजेंसी के छापे का ये दावा किया है, जिसके बाद मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल की क्या सचमुच मोदी सरकार राहुल गांधी से घबराई हुई है? बहरहाल अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राहुल गांधी के इस बयान से एक बार फिर ईडी और मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। तो वहीं वायनाड को लेकर संसद में बयान देना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। शाह ने दावा किया था कि केंद्र की तरफ से राज्य को पहले ही आपदा का अलर्ट भेज दिया था, तो राज्य सरकार ने शाह के दावे को झूठा बताया था। और इसी दावे को लेकर अमित शाह मुश्किल में दिख रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार का बड़ा झूठ सामने आया है। बता दें कि केरल में आई लैंडस्लाइड तबाही को लेकर 31 जुलाई को राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री ने दावा किया था सरकार की ओर से केरल सरकार को घटना की अर्ली वार्निंग दी गई थी। इस अलर्ट के बावजूद केरल सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था। अब एक मीडिया रिपोर्ट ने गृह मंत्री के इस दावे की पोल खोल दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि गृह मंत्रालय की ओर से केरल सरकार को कोई अर्ली वार्निंग नहीं दी गई थी। यानी गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में झूठ बोलकर देश को गुमराह करने की कोशिश की। इस खुलासे के सामने आते ही कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हो गई। कांग्रेस ने गृह मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत दर्ज कराई। बता दें कि 31 जुलाई को अमित शाह ने कहा था कि हमने 23 जुलाई को ही राज्य सरकार को अर्ली वार्निंग देकर आगाह कर दिया था। 26 को ये कहा गया था कि अधिक बारिश होने की संभावना है, जिससे लैंडस्लाइड की संभावना है। अब गृह मंत्री का ये दावा सफेद झूठ साबित हुआ है। विशेषाधिकार
हनन की शिकायत की कॉपी साझा करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इन दावों की मीडिया में बड़े पैमाने पर तथ्य जांच की गई है। 2 अगस्त 2024 को एक मीडिया रिपोर्ट में प्रकाशित फैक्ट चेक की रिपोर्ट भी शामिल है। जयराम ने कहा कि ऐसे में ये स्पष्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार द्वारा जारी पूर्व चेतावनी पर अपने जोरदार बयानों से राज्यसभा को गुमराह किया है, जो पूरी तरह से झूठे साबित हुए हैं। ऐसे गंभीर हादसे पर गृह मंत्री का इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान उनके साथ साथ पूरी मोदी सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करता है। शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया गया है। उन पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। ऐसे में शाह की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, तो वहीं यूपी में भी बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। योगी सरकार का बिल उनके लिए मुसीबत बन गया है। पार्टी के अंदर तो विरोध पहले से ही दिख रहा था, अब सहयोगी भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच अनबन की खबरें तो लगातार सामने आ ही रही हैं, तो वहीं अब योगी सरकार को कई फैसलों पर अपनों का ही विरोध झेलना पड़ रहा है। दरअसल यूपी विधानसभा में योगी सरकार की तरफ से नजूल संपत्ति विधेयक पेश किया गया, जिसका विरोध प्रयागराज से बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने ही कर दिया। अब तक नजूल मामले में सरकारी जमीनों पर लंबे समय से रह रहे परिवारों को फ्री होल्ड की सुविधा थी, लेकिन सरकार अब इसे फ्री होल्ड में परिवर्तित करने पर रोक लगा रही है। इसी को लेकर हर्षवर्धन ने विरोध जताया। इस बिल का विरोध योगी सरकार का समर्थन कर रही जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने भी किया और पार्टी के विधायक राजा भैया ने इस पर सवाल उठाए। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी इसके विरोध में नजर आई। तो वहीं इस बिल का विरोध करते हुए निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि अगर आप इन्हें उजाड़ देंगे तो 2027 यानी विधानसभा चुनाव में ये लोग उजाड़ देंगे। अगर आप किसी को उजाड़ेंगे तो क्यों कोई हमें वोट देगा? इसे लागू नहीं करने दिया जाएगा। इससे पहले सीएम योगी को प्राइमरी शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस के फैसले को वापस लेना पड़ा था। डिजिटल हाजिरी को लेकर शिक्षकों में जबरदस्त विरोध देखने को मिला। बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह भी शिक्षकों के समर्थन में दिखाई दिए थे, जिसके बाद सीएम योगी ने इस पर अस्थायी रोक लगा दी। चुनाव के बाद सीएम योगी ने कुकरेल नदी की जमीन को खाली कराने का अभियान शुरू किया, जिसका जबरदस्त विरोध हुआ और अब बुलडोजर की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी गई है। सहयोगियों के सवालों में बीजेपी उलझती दिख रही है और सहयोगी सिर्फ यूपी में ही बीजेपी को आंख नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि महाराष्ट्र और बिहार में भी सहयोगी बीजेपी की मुसीबत बनते दिख रहे हैं। इसी क्रम में जेडीयू सांसद ने तो बीजेपी पर बड़े आरोप लगा दिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद से ही एनडीए में लगातार फूट की खबरें सामने आ रही हैं। सहयोगी दल जहां बजट में उन्हें नजरअंदाज करने के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं अब जेडीयू सांसद ने एनडीए पर उन्हें हराने का आरोप लगाया है, जबकि लालू यादव की तारीफ की है। दरअसल बिहार के सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने अपनी पार्टी और सहयोगी दल बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, लोकसभा चुनाव में हमें हराने के लिए सभी पार्टियों ने जोर लगा दिया था। आरजेडी तो प्रतिद्वंदी थी, लेकिन हमें पता नहीं चला कि जेडीयू और बीजेपी हमारे आगे थी या फिर पीछे। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि मुझे हराने के लिए सभी पार्टियों ने षड्यंत्र रचा। आप लोग इशारे को समझिए। मुझे इस चुनाव में जीत बीजेपी या जेडीयू की वजह से नहीं, बल्कि अपने 20 साल से किए गए व्यक्तिगत काम और व्यक्तिगत रिश्ते के कारण मिली है। जबकि इस दौरान देवेश चंद्र ठाकुर ने लालू प्रसाद यादव को जुबान का पक्का नेता बताया। उन्होंने कहा कि 2002 में जब पहली दफा विधान परिषद का चुनाव लड़ रहा था, तब लालू यादव से मदद मांगी थी और उस समय उन्होंने मेरी मदद भी की थी। सांसद ने कहा कि मेरे लालू यादव से व्यक्तिगत रिश्ते काफी अच्छे हैं। एनडीए सांसद के इस बयान के बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है। देवेश के इस बयान पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने चुटकी लेते हुए कहा, ठाकुर ने स्पष्ट कर दिया कि नीतीश और मोदी के चेहरे पर जनता ने वोट नहीं दिया। लालू प्रसाद यादव जनता के दिलों पर राज करते हैं। बता दें कि इससे पहले देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा था कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र से यादवों और मुसलमानों का अपने घर पर स्वागत करेंगे, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने उनको वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि हमारे घर पर उनका स्वागत है, चाय पिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, लेकिन मैं कोई काम नहीं करूंगा। एक तरफ जेडीयू सांसद ने बीजेपी और जेडीयू पर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का बड़ा आरोप लगाकर बगावत के संकेत दे दिए हैं, तो वहीं मणिपुर के लोगों के लिए राहत की खबर सामने आ रही है। राज्य में हिंसा थमने के कगार पर दिखाई दे रही है। कुकी और मेतेई समुदाय में शांति समझौता हो गया है। तो आखिर कैसे एक साल से चल रही हिंसा पर अचानक लगा ब्रेक? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
मणिपुर में आखिरकार शांति बहाल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। पिछले 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब मणिपुर की जनता सुकून की नींद नहीं सोई है, लेकिन अब कुकी और मैतेई के बीच समझौता प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। दोनों ही गुटों ने जिरीबाम जिले में सुरक्षा बलों का सहयोग करने और स्थिति सामान्य करने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई है। मणिपुर की हिंसा ने देश विदेश की मीडिया का ध्यान बटोरा। अमेरिका ने तो अपने नागरिकों को मणिपुर न जाने की एडवाइजरी तक जारी कर दी थी। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 3 बार मणिपुर के दौरे पर गए। हालांकि पीएम मोदी एक भी बार नहीं पहुंचे, लेकिन अब यहां शांति बहाल होने जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि जो हिंसा 1 साल में नहीं रुकी, आखिर अचानक कैसे वहां परिस्थितियां बदलने की कगार पर हैं। जो सरकार पिछले 1 साल से कुछ नहीं कर पाई, अचानक कैसे उसने सुलह की पहल कर ली। चर्चाएं तो ये भी चल रही हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को मैतेई समुदाय, जो कि बहुसंख्यक है, उससे समर्थन की उम्मीद थी। ऐसे में विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि राजनीति के चलते बीजेपी राज्य में शांति नहीं चाहती है। लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मणिपुर की दोनों सीटों पर हार मिली, जिसके बाद अब राज्य सरकार ने ये पहल की है। इन चर्चाओं ने बीजेपी की मंशा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मणिपुर में हुई हिंसा ने देश ही नहीं बल्कि विदेश की मीडिया का ध्यान भी अपनी ओर खींचा था, जिसके चलते अमेरिका ने तो अपने नागरिकों को मणिपुर न जाने की एडवाइजरी तक जारी कर दी थी। और अब उसी अमेरिका में जल्द ही चुनाव होने हैं। ऐसे में अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है और इसी बीच ट्रंप ने कमला हैरिस को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद अब वो खुद मुश्किल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका में जल्द राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच का मुकाबला जबरदस्त होता जा रहा है। शायद ट्रंप भारतवंशी कमला हैरिस की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गए हैं। ट्रंप ने हैरिस पर जुबानी हमले तेज कर दिए हैं। हाल ही में ट्रंप ने हैरिस की नस्लीय पहचान पर सवाल खड़े किए थे। ट्रंप ने कहा कि हैरिस भारतीय हैं या अश्वेत। उन्होंने आरोप लगाया कि कमला हैरिस अश्वेत पहचान का इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए कर रही हैं, जबकि कुछ दिन पहले तक वो भारतीय मूल की थी। अब उनका ये बयान उन पर ही भारी पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की ये टिप्पणी भारतीय और अश्वेत अमेरिकियों दोनों को ही नाराज कर सकती है। अमेरिका में नस्लीय भेदभाव को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में ट्रंप की तरफ से की गई इस तरह की टिप्पणी चुनाव में बड़ी गलती साबित हो सकती है और ट्रंप को इस गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में करीब 3.5 करोड़ अश्वेत अमेरिकी वोटर हैं, जो कुल मतदाता का 14% है। वहीं एशियाई वोटर्स की संख्या करीब 1.5 करोड़ है, जिनमें सबसे ज्यादा करीब 21 लाख भारतीय अमेरिकी मतदाता शामिल हैं। अश्वेत अमेरिकियों के लिए नस्ल भेद का मुद्दा काफी अहम है। अगर वोटिंग पैटर्न की बात की जाए तो करीब 84% अश्वेत अमेरिकी वोटर डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक माने जाते हैं। अमेरिका में रह रहे भारतीय अमेरिकी और अश्वेत वोटर्स ने अगर कमला हैरिस की नस्लीय पहचान को लेकर ट्रंप की टिप्पणी से खुद को जोड़ा तो मुमकिन है कि ये उनके लिए नुकसानदायक हो। इन दोनों ही गुटों की एक बड़ी आबादी डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक वोटर माने जाते हैं। कमला हैरिस की उम्मीदवारी और ट्रंप का उनकी नस्लीय पहचान पर हमला इन दोनों वोटर्स को डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में एकजुट कर सकता है। ट्रंप पहले से ही मुश्किल में है, तो वहीं अब इस मुद्दे ने उनकी परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। एक तरफ ट्रंप ने कमला हैरिस की नस्लीय पहचान पर बोलकर खुद को विवादों में फंसा लिया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी मुसीबत में दिखाई दे रही है, क्योंकि अब कांग्रेस ने उसे उसके ही मजबूत गढ़ में घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस अब गुजरात में न्याय यात्रा निकालेगी। तो क्या है कांग्रेस का पूरा प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से देश में काफी बदलाव देखने को मिला। इस यात्रा से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जननायक की छवि उभर कर सामने आई और अब एक बार फिर कांग्रेस न्याय यात्रा शुरू करने जा रही है, लेकिन इस बार ये यात्रा गुजरात में होगी। गुजरात में कांग्रेस ने हाल ही में हुई त्रासदियों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। न्याय यात्रा 9 अगस्त से शुरू की जाएगी, जिस दिन 1942 में ब्रिटिश अन्याय के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। बताया जा रहा है कि यात्रा गुजरात के राजकोट से शुरू होगी, जहां कुछ हफ्ते पहले गेमिंग जोन की घटना हुई थी। कांग्रेस का मानना है कि प्रदेश में 4 बड़े हादसे हुए, जिसमें न सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है बल्कि इनके तार कहीं न कहीं बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इसमें प्रमुख तौर पर 5 साल पहले सूरत में हुआ तक्षशिला आर्केड हादसा, जिसमें 22 छात्रों की जान चली गई और 9 घायल हुए।
मोरबी पुल हादसा जिसमें 141 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा अन्य घटनाएं भी शामिल हैं। इतना वक्त बीत जाने के बावजूद इन घटनाओं के पीड़ितों को अब तक न्याय नहीं मिला है और अब कांग्रेस ने इन मुद्दों को उठाने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस के ऐलान से बीजेपी घबराई हुई है। कांग्रेस की पिछली 2 यात्राओं का असर इस बार के लोकसभा चुनाव पर देखने को मिला है। राहुल की बढ़ती लोकप्रियता से ही पहले बीजेपी परेशान है और अब इस यात्रा के ऐलान ने उसकी और परेशानी को बढ़ा दिया है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। राहुल गांधी दिन ब दिन निडर होते जा रहे हैं। यही शाह मोदी और उनकी कंपनी का सबसे बड़ा डर है। अब देखिए, जहां सारा देश ईडी से डरा हुआ है, वहां राहुल गांधी उसको अपने यहाँ न्योता दे रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि आइए चाय पीजिए हमारे साथ में और बिस्किट भी आप खा सकते हैं। चाय तो ईडी चाय वाले की ही पिएगी। देखना यह है कि वो राहुल के बिस्किट खाएगी या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।